गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में जो हमने कवर किया था वो किरचॉफ लॉ के बारे में कवर किया था। आज जो हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे और सेल्स पढ़ेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ेंगे और टर्मिनल वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे। ईएमएफ के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल। व्हाट इज़ द सेल? बेसिकली सेल क्या होता है? तो सेल के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि सेल्स क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है किसी भी सर्किट में, जो उस सर्किट में जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रहते हैं। तो अगर हम एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें तो जैसे हमने ये एक सेल्स ड्रॉ किया और इस सेल्स को किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक रजिस्टर के थ्रू कनेक्ट कर दिया, तो सेल्स क्या करेगा, इस रजिस्टर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। रजिस्टर कहने का मतलब है कि कोई भी लोड ऐड कर दिया, जैसे फ़ैन है, टीवी है, बल्ब है, तो इसको क्या करेगा, सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। सेल क्या करता है कि चार्ज को सर्कुलेट कराता है। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करने का क्या मतलब है कि सेल्स क्या करता है, चार्ज को सर्कुलेट करता है और सर्कुलेट करने के लिए उसको एनर्जी जो मिलती है वो सेल के थ्रू मिलती है। और हमें मालूम है कि जब भी चार्ज सर्कुलेट होता है, चार्ज फ्लो होता है किसी भी सर्किट में, तो उसको हम इलेक्ट्रिकल करेंट कहते हैं। तो हमें ये चीज़ याद रखना है कि सेल्स जो है चार्ज को प्रोड्यूस करता नहीं है, सेल्स जो है चार्ज को सर्कुलेट करता है और सर्कुलेट करने के लिए जो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है वो इस सेल के थ्रू मिलती है। तो ये कुछ पॉइंट याद रखेंगे। सेल्स विच विच प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी आप एक तरह से याद रखना कि सेल्स जो है चार्ज को प्रोड्यूस नहीं करता है, सेल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोवाइड करता है। सेल्स जो है चार्ज को एक एनर्जी प्रोवाइड करता है और वो जो चार्ज जो है उस एनर्जी को इस रजिस्टर के अंदर खर्च करती है और खर्च करने के बाद वो फिर से रिटर्न बैक होती है और फिर से सेल्स क्या होता है, उसके अंदर एक तरह से एनर्जी को भर देता है और इस तरीके से हमारा सर्किट कंप्लीट होता है। तो आप याद रखना इस बात को कि सेल्स क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, चार्ज को सर्कुलेट कराता है, फ्लो कराने में हेल्प करता है। ये चार्ज को कभी प्रोड्यूस नहीं करता है। यहाँ से चार्ज क्या होगा, सेल के थ्रू उसको बार बार एनर्जी मिलेगी और वो जो एनर्जी है वो रजिस्टर में क्या होगा, डिसिपेट होगी या रजिस्टर में वही एनर्जी खर्च होती रहेगी बराबर। तो ये कुछ सेल्स के बारे में है बेसिक। और ये भी आप जानते हो कि सेल्स क्या करता है, एक तरह से सेल्स मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है जिसकी वजह से वो चार्ज क्या होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में फ्लो होता रहता है और हमको करंट मिलती रहती है। ठीक है, ये समझने के बाद हम कुछ सेल्स का इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे कोर्स में तो नहीं है लेकिन हमको इंटरनल रेजिस्टेंस समझना है, तो इसके लिए हमें सेल्स का इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन समझना है कि कैसे सेल्स से हमको कैसे सेल्स जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो वो हम समझते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा केमिस्ट्री में आ जाते हैं, केमिस्ट्री में आप 12th में हो, आप गैल्वेनिक सेल पढ़ोगे या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या करता है कि केमिकल एनर्जी को इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैसे ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो सेल्स के बारे में जब भी आप समझते हो तो आप देखते हो कि एक कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं और जो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं किसी एक सॉल्यूशन में डीप किए जाते हैं और ये जो सॉल्यूशन होता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है एक तरह से कंडक्टिंग मीडियम है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता रहता है और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो
होने का मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और इस जो दो टर्मिनल हैं इसके थ्रू अगर हम कोई रजिस्टर को इस तरीके से ऐड कर दें और तो यहाँ पे होता क्या है बेसिकली इस इलेक्ट्रोलाइट में एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब है कि यहाँ पे एक लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक यहाँ पे रिएक्शन होता है, तो एक्सोथर्मिक ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है कि एक एनर्जी रिलीज होती है। तो इस रिएक्शन की वजह से, इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से ये वाला टर्मिनल निगेटिव हो जाता है और ये वाला टर्मिनल हो जाता है पॉजिटिव, जिसको आप केमिस्ट्री में गैल्वेनिक में पढ़ोगे। एक को आप एनोड कह दोगे और दूसरे को कैथोड कह दोगे। तो यहाँ पे जैसे ही निगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, अब ये क्या करेगा, सर्किट के अंदर इस तरीके से फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो नेगेटिव चार्ज फ्लो होते हुए पॉजिटिव के पास जाएगा। अब यहाँ पे जब ये पॉजिटिव के पास आ जाएगा तो फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, तो आप खुद जानते हो, समझते हो कि नेगेटिव जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा है वो किसके पास जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा, लेकिन वो नेगेटिव चार्ज के पास जाता है। तभी तो हमारा सर्किट कंप्लीट होता है और हमको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती रहती है और जो भी रजिस्टर रहता है उसके थ्रू हमको अपना वर्क मिल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है आप बुक में इसको बैटरी मैकेनिज्म एक नाम दिया गया है। आप समझने की कोशिश करना कि जो ये इलेक्ट्रॉन होता है वो यहाँ से यहाँ जाता है, तभी हमारा ये फिर से इस तरह से इलेक्ट्रॉन में फ्लो होते हुए ऐसे हमारा सर्किट कंप्लीट होता रहता है और हमारी कंटिन्यूअस करंट फ्लो होती रहती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन जो है प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं होता है, यही इलेक्ट्रॉन कॉन्टीन्यूअस फ्लो होता रहता है। यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी मिलती है जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव पे जाता है। हाँ, कि आपको मालूम है कि दो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन एनर्जी मिलने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव चार्ज के पास जाता है। यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है जिसके कारण से ये जो इलेक्ट्रॉन है निगेटिव पे चला जाता है, ना कि पॉजिटिव पे। तो इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन में कॉन्टीन्यूअस क्या होता रहता है, एक तरह से सर्कुलेशन होता रहता है और हमको करंट, हम हमारा जो ऑब्जेक्टिव है करंट हमको मिलती रहती है। तो यहीं पे जो इलेक्ट्रॉन में एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है, यहाँ से इसको यहाँ तक फ्लो होने में दिक्कत महसूस होती है, डिफ़िकल्टी महसूस होती है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये हमारा इसी को हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। हमें आगे समझना है। तो ये तो है किसी भी बैटरी या सेल्स का इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन। तो आप हम जो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कैथोड से स्टार्ट करेगा, एनोड की तरफ मूव करेगा और जो बैटरी के अंदर हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हो रहा है, वहाँ पे एक हमको बैटरी मैकेनिक या एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, जो एनर्जी मिलेगी उस कारण से हमारा जो इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव की तरफ न जाने की न जाता है और वो किधर चला जाता है, नेगेटिव की तरफ। अब इस तरीके से एक साइकिल कंप्लीट होती है और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहती है। और जो यहाँ पे जो रिएक्शन होता है, जो इलेक्ट्रॉन में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है, उसके पाथ में जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है, उसी को हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो उससे पहले हम थोड़ा ईएमएफ समझ लेते हैं कि ईएमएफ क्या होता है। तो ईएमएफ समझते हैं। ईएमएफ, ईएमएफ जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फोर्स है तो आपको ये नहीं समझना है कि ये फोर्स होता है, ये एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, समझेंगे हम लोग। पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लेकिन नाम है इसका ईएमएफ। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका जब हम बैटरी के बारे में पहले जिन्होंने जाना समझा उन्होंने ये सोचा कि बैटरी एक तरह से क्या कर रही है कि बैटरी एक तरह से फोर्स क्रिएट करती है, चार्ज पे फोर्स लगाती है जिसकी वजह से उसमें सर्कुलेशन होता है। लेकिन हम जानते हैं कि बैटरी क्या करती है, एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है जिसकी वजह से एक यूनिट चार्ज फ्लो करता है। तो एक तरह से ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम तो है, लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस है।
अगर हम इसको डिफाइन करें ईएमएफ को, तो हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स और टर्मिनल्स, इलेक्ट्रोड्स when no current flow। क्या इस चीज़ का मतलब है? पोटेंशियल डिफरेंस, टू इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो आप समझ रहे हो, लेकिन ये करंट का नहीं फ्लो होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कि जब भी आप मार्केट से एक सेल्स पर परचेज करते हो और उस पर सपोज लिखा रहता है 1.5 वोल्ट, तो वो जो 1.5 वोल्ट लिखा रहता है वो उस सेल का ईएमएफ होता है। अब सेल परचेज करके ले आए, अब सेल से कोई भी सर्किट कनेक्ट नहीं है, तो उस टाइम पे जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस टर्मिनल, उस दो इलेक्ट्रोड के बीच में, तो उसी को हम कहते हैं ईएमएफ। तो आप याद रखोगे कि जब सेल्स या बैटरी किसी भी सर्किट के क्रॉस कनेक्ट नहीं है, ओपन सर्किट है, तो उस टाइम उसके दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को हम कहते हैं ईएमएफ। तो ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? वोल्ट हो जाएगी। यूनिट क्या होगी? वोल्ट होगी। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा कोर्स में है। तो फिजिकल मीनिंग इसकी क्या है कि जब भी ये एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस है दो इलेक्ट्रोड के बीच में, जब वो सर्किट क्या है? ओपन है, जब उस सर्किट के थ्रू, उस बैटरी के थ्रू आपने कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो उस टाइम उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम कहते हैं ईएमएफ। ओके, तो एक तरह से हम एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं, और कि ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस, ये तीनों चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एक तरह से हमने ये एक बैटरी ले लिया, सपोज इस बैटरी का इस टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 12 वोल्ट। जब ये ओपन थी तो परचेज करके ले आए, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 12 वोल्ट। तो मैंने आपको ये बताया है कि जब आप परचेज करके ले आओगे, कोई भी उसे करंट ड्रॉन नहीं होगा, तो उसको हम बोलते हैं ईएमएफ। तो ये इस बैटरी का ईएमएफ हो गया, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई से। उस टाइम पे इसका वोल्ट है 12 वोल्ट। अब हम क्या करते हैं कि इसके थ्रू हम एक रजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं। तो ये रजिस्टर कनेक्ट कर दिया, इस रजिस्टर के मेज़रमेंट के लिए हमने एक वोल्ट मीटर इधर कनेक्ट कर दिया, और करंट के मेज़र करने के लिए हमने एक अमीटर मेज़र कर दिया। अब सपोज ये हो गया 12 वोल्ट, और 4 ओम का हमने रजिस्टर किया हुआ है। तो करंट कितनी फ्लो होगी? आप V = I/R से बता दोगे कि करंट कितनी फ्लो होनी चाहिए? 3 एम्पियर की करंट फ्लो होनी चाहिए। 3 एम्पियर की करंट फ्लो होनी चाहिए। 12/4 = 3 एम्पियर की करंट फ्लो होनी चाहिए। लेकिन ये तो एक तरह से आपका एक्सपेक्टेशन है, मतलब आप इतना सोच रहे हो कि इतना होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में क्या हुआ? आपने जब वोल्ट मीटर की रीडिंग देखी, यहाँ पे जब आपने वोल्ट मीटर की रीडिंग देखी, तो वो समथिंग 8 वोल्ट दिखा रहा था, और करंट कितना दिखा रहा था आपका सपोज कम हो गया, करंट 2 एम्पियर दिखा रहा था। तो आप समझे ये कहाँ गया? 4 वोल्ट कहाँ गया? वो 4 वोल्ट चला गया बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस में। जो मैं आपको ये दिखा रहा था, बैटरी बना के, ये इलेक्ट्रोड बना के दे रहा, जो ये इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा था, तो जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा था इधर से इधर जाने में, तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा था इलेक्ट्रॉन के मूव होने में, ये इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, तो इस ऑब्स्ट्रक्शन को ही हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस को बिल्कुल सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पाथ ऑफ करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। इलेक्ट्रोलाइट के ही कारण हो रहा है,
इलेक्ट्रोलाइट के ही कारण इसमें क्या हो रहा है, जब भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसमें कोलिजन वगैरह हो रहा है, वो यहाँ से यहाँ तक नहीं जा पा रहा है। तो इसी को हम कहते हैं इसी को हम कहते हैं इंटरनल रजिस्टेंस। तो इस इंटरनल रजिस्टेंस में वो जो 4 वोल्ट जो आपका इधर रेड्यूस वोल्ट मीटर रिड्यूस हो रहा है, वो 4 वोल्ट वो बैटरी के इंटरनल रजिस्टेंस में खर्च हो जा रहा है। ठीक है, तो ये है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया? इंटरनल रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पाथ ऑफ करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है इसके पाथ में, इसी को हम बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आर से। स्मॉल आर से सर्किट में हम किसको कैसे दिखाते हैं? होता तो ये बैटरी के अंदर है, लेकिन आप ध्यान देना कि हमेशा इसको हम इस तरीके से बगल में एक छोटा सा बना के दिखाते हैं। ये हम बैटरी के बगल में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्मॉल आर क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, दो चीज़ हमारा क्लियर हो गया। एक तो ईएमएफ क्लियर हो गया और एक चीज़ हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस क्लियर हो गया। एक बार और से ईएमएफ क्या हो गया? ईएमएफ क्या होता है? व्हेन द when it is the potential difference between the two electrode or terminal when the current is not flow। यदि जो हमारा बैटरी का जो टर्मिनल है या इलेक्ट्रोड है, उस टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस, जब उसकी वो सर्किट क्या है, ओपन है, उससे कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रही है, तो उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम कहेंगे ईएमएफ। तो इस ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यूनिट क्या होगी? वोल्ट होगी। जैसे आप बैटरी परचेज करके ले आए 12 वोल्ट की, लेकिन जैसे ही किसी सर्किट के अक्रॉस आपने कनेक्ट किया तो वो उसका जो सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिख रहा है? 8 वोल्ट। वो 4 वोल्ट कहाँ गया? बैटरी के खुद के इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। खुद जो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है उसकी वजह से जो अंदर जो बैटरी के अंदर जो है इलेक्ट्रोलाइट जो है उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पा रहे हैं, उसके पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? स्मॉल आर से, और इस तरीके से हम शो करते हैं। अब जो हमारा तीसरा चीज़ बचा टर्मिनल वोल्टेज, उसको हम देख लेते हैं। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? टर्मिनल वोल्टेज, तो जब हम 12 वोल्ट की बैटरी लेके आए, ये हम 12 वोल्ट की बैटरी लेके आए, उस टाइम पे जब इसका कनेक्शन किसी के साथ नहीं है, ये इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके टर्मिनल के बीच में है उसको हम बोलते हैं ईएमएफ। अब इसके अंदर हमने किसी रजिस्टर के क्रॉस कनेक्ट कर दिया, तो अब इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जिसको हमने शो कर दिया है। अब ये रजिस्टर हो गया, तो अब क्या हो गया रजिस्टर के अक्रॉस? अब जैसे हमने बताया था, एग्जांपल लेके आपको बताया था कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना शो हो रहा था? 8 वोल्ट। तो ये जो टर्मिनल के बीच में जो वोल्ट है, ये टर्मिनल के बीच में जो वोल्ट है, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। जब अब इसकी डिफिनीशन, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन the terminal between the terminals when current flows, when current flows। अब क्या होगा? ये भी ये बैटरी का ही टर्मिनल है, इन दोनों टर्मिनल के बीच का ही टर्मिनल वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसी को बोलते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो रेजिस्टेंस है इसको आप बाहर नहीं समझो, ये जो है अंदर का ही रेजिस्टेंस है बैटरी का। तो ये जो टर्मिनल है बैटरी का, इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। कब होगा? जब इसके अंदर से करंट ड्रॉन होगी। कोई भी एक्सटर्नल सर्किट आप कनेक्ट कर दोगे
तो जो बैटरी के टर्मिनल हैं उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये 8 वोल्ट आया कैसे। तो अगर हम इक्वेशन एक बनाने की सोचें तो सपोज ये 8 वोल्ट है, 8 वोल्ट है टर्मिनल वोल्टेज। दो जो टर्मिनल हैं इसके क्रॉस वोल्टेज 8 वोल्ट हो गया। पहले बैटरी जो हम ले आए थे 12 वोल्ट, तो कितना इसमें से माइनस हो गया, वो कहाँ गया, इस बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस में। तो बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस में सपोज 4 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा होगा। तो इस तरीके से है, आप समझ सकते हो तीनों का फिजिकल मीनिंग। ये वो वोल्टेज जब आपने करंट कोई सर्किट कोई रजिस्टर इसके थ्रू कनेक्ट कर दिया, ये 12 वोल्ट जब आप परचेज करके ले आए तो कोई सर्किट नहीं था। तो और ये जो 4 क्यों 8 हो गया, ये बैटरी के अंदर जो रजिस्टेंस था उसके अक्रॉस जो है जो पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ उसकी वजह से हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या हो गया, जो ईएमएफ था वो रिड्यूस हो गया। तो अब हम इन तीनों का एक तरह से रिलेशन समझ लेते हैं क्या होगा। अगर हम रिलेशन समझने की कोशिश करें यहाँ पे, तो जैसे कि मैंने लिखा था 8 इक्वल टू, जैसे मैंने लिखा है 8 इक्वल टू 12 माइनस 4। तो अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में देखें तो ये क्या था, अभी जैसे मैंने बताया टर्मिनल वोल्टेज, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे V से। और ये क्या था, ईएमएफ था। 12 वोल्ट की बैटरी ले आया, जब उसमें करंट नहीं फ्लो हो रही थी तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे माइनस। और बैटरी के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था, यदि करंट आई फ्लो हो रही है बैटरी के अंदर और इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है, तो V इक्वल टू ओम्स लॉ से क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई ई माइनस आई इंटू आर। ये है रिलेशन बिटवीन द टर्मिनल वोल्टेज एंड ईएमएफ। इस तरीके से आप इसको मेमोराइज कर सकते हो। इसको हम डिराइव भी कर दे सकते हैं। डिराइव कैसे कर देंगे, देखो अगर ये हमारी बैटरी है, ये बैटरी है और बैटरी का ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। सपोज करंट हमारी इस तरीके से फ्लो हो रही है, ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल हमारा बी है। करंट आई फ्लो हो रही है, इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का कितना है, आर। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वी ए। अब जब करंट फ्लो हो रही है तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड करना है, तो लोअर में से हायर को हम माइनस करेंगे। तो इसके एक क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, जब लोअर में से हायर को माइनस करेंगे तो ये चीज़ कितना आएगी, निगेटिव आएगी। लोअर में से हायर को माइनस करेंगे तो अगर आई करंट फ्लो हो रही है तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ कितना हो जाएगा, आई इंटू आर। और लोअर में से हायर कर रहे हैं तो माइनस आई इंटू ये हो जाएगा आर। ठीक है, ओके। अब प्लस सी, अब इधर आओगे तो बैटरी का क्या है, अब इंटरनल रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया तो बैटरी का क्या होगा, ईएमएफ ई होगा। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, वी के। अब इसको आप कर दो तो यहाँ पे आएगा वी माइनस वी इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर। तो इसको आप लिख सकते हो V इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर। This is a relation between the terminal voltage and EMF of the cell. EMF क्या होता है, एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब उसके अंदर सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, जब आप करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, जैसे ही करंट फ्लो होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से उसमें क्या होगा, पोटेंशियल में ड्रॉप हो जाएगा। तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, बैटरी के अंदर का रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट के कारण, जो हमने दिखाया था आपको, उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पाथ में जब ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है तो उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।